Dear students, I am Bharat Kashyap, lecturer biology, working at GSSS Majwa district Mandi, and today I am teaching you the 13th chapter of plus 2 biology, organisms and populations, and today's topic which I cover is population attributes and growth models. Let us study today about the topic populations. This is the population of spotted deer, and these are some other populations. Let us define population. A population is all the organisms of the same species who live in a particular geographical area and are capable of interbreeding and produce fertile offsprings. इसका मतलब है कि एक ही स्पीशीज के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं एंड दे आर capable of reproducing among themselves and produce fertile offsprings or new individuals. Now, what are sister populations? Different populations of same kind of organisms which occur in different geographical areas are called populations of a species. जब हम बात कर रहे हैं कि कोई स्पीशीज जो अलग अलग स्थानों में रह रही है तो एक ही प्रजाति के दो अलग अलग जगह पे रहने वाले स्पीशीज को हम सिस्टर पॉपुलेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, all the frogs found in different pond forms local population and also called sister populations. ये हम सिंपली कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉन्ड्स में फ्रॉग की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो उन्हें हम लोकल पॉपुलेशन कहते हैं और दो अलग अलग पॉन्ड्स में पाई जाने वाली फ्रॉग्स की पॉपुलेशन को हम सिस्टर पॉपुलेशंस कहते हैं. नाउ एक और क्लासिफिकेशन इसमें है डीम्स. पॉपुलेशन इज फर्दर डिविजिबल इनटू सब ग्रुप्स कॉल्ड डीम्स. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है. दीज आर फाउंड इन प्लेन्स एंड ये हिल्स में पाई जाती हैं, तो इन्हें हम डीम्स कहते हैं. द चांस ऑफ मेटिंग इज मोर इन सेम डीम मेंबर्स देन अदर मेंबर्स. तो आपस में इनमें इंटरब्रीडिंग के चांसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द डीम्स ऑफ विच आर फाउंड इन प्लेन एंड हिल्स. यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, हिल्स में पाई जाने को हम पॉपुलेशन को हम लोकल पॉपुलेशन कहेंगे. उन्हीं बटरफ्लाइज की अगर हम प्लेन्स में कहें तो लोकल पॉपुलेशन है और इन दोनों को हम सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं. तो मुझे लगता है कि आपको पॉपुलेशन के बारे में, सिस्टर पॉपुलेशन के बारे में एंड डीम्स के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा. आइए अब स्टडी करें पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. A population has certain attributes whereas an individual organism does not. An individual may have births and deaths, but a population has birth rates and death rates. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, उसकी डेथ होती है, तो ये इंडिविजुअल के कैरेक्टर हैं. जबकि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम होल ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करते हैं. तो हम जिन्हें हम एट्रीब्यूट्स कहेंगे या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कहेंगे, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटसेट्रा. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन साइज. Population size is the number of individuals in a population. Simple, very clear. The number of individual whole constitute population size. For example,
A population of insects might consist of 100 individual insects or many more. The population size influences the chances of a species surviving or going extinct. इसे हम इस तरह इलेबोरेट कर सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है, ज़्यादा है, तो हम सिंपल सी बात कहेंगे कि ये स्पीशीज सरवाइव कर रही है, अपने आप को इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर पॉपुलेशन साइज कम होता है और कम होता है तो हम कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जा रही है, पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो खत्म होने के कगार पे आ रही है। तो दिस इज पॉपुलेशन साइज। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। सिंपल आप समझते हैं, डेंसिटी मीन घनत्व, घनत्व से हमारा मतलब है कि कितने इंडिविजुअल्स किसी पर्टिकुलर एरिया और वॉल्यूम में, स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी इट कैन बी कैलकुलेटेड एज PD equal to N by S, where N means number of individuals of a species and S means number of unit areas in a region. Population density reflects the success of a species in any given area. It can be elaborated as, यदि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ग्रो कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज वो सक्सेसफुल होने जा रही है, अपने आप को बढ़ाने के लिए एनवायरनमेंट में ढल रही है। वी कैन से इट इज सक्सेसफुल इन इट्स अडेप्टेशन एंड सर्वाइवल। लेकिन अगर डेंसिटी कम होने जा रही है तो हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, उसकी जो नंबर जो है उसका वो कम होने जा रहा है। तो दो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ा। Now next is birth or natality rate. It is number of births per 1,000 individuals of a population per year. The birth rate refers to per capita births. हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में 1,000 लोगों पे कितनी नई बर्थ्स होती हैं, कितने न्यू वंस ऐड किए जाते हैं एक साल के अंदर, इसे हम नेटेलिटी रेट कहेंगे। और जब हम नेटेलिटी रेट को एवरेज पर पर्सन निकालेंगे, उसे हम कह देते हैं पर कैपिटा बर्थ्स। नाउ रियलाइज्ड नेटेलिटी, इट इज एक्चुअल बर्थ रेट अचीव्ड ड्यूरिंग एग्जिस्टिंग कंडीशंस। इट इंक्रीजेस द पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम बात करेंगे एक्चुअल बर्थ रेट। इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस में, इट इज नॉट द आइडियल कंडीशन, हमेशा आदर्श कंडीशंस नहीं है, सफिशिएंट फूड, सफिशिएंट वाटर, शेल्टर या डिजीज फ्री एटमॉस्फेयर नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इट इज द एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, उस वक्त जो एक्चुअल बर्थ रेट है उसे हम कहते हैं रियलाइज्ड नेटेलिटी। और अगर ये रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी दोनों ही बढ़ेंगी। देन डेथ और मोर्टेलिटी रेट, इट इज नंबर ऑफ डेथ्स per 1,000 individuals of a population per year. The death rate refers to per capita deaths. सिंपली वही बात है कि 1,000 लोगों के ऊपर कितने डेथ एक साल में हो रही हैं, उसे हम मोर्टेलिटी रेट और डेथ रेट ऑफ दैट पॉपुलेशन कहेंगे। जबकि अगर हम एवरेज पर पर्सन डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं, इट इज कॉल्ड कैपिटा पर कैपिटा डेथ। Then a realized mortality, it is actual death rate observed during existing conditions. It decreases the population size and population density. Again, the existing conditions जो हैं उनकी में कितने लोगों की एक्चुअल में
डेथ हो रही है, आइडियल कंडीशंस नहीं है। तो अगर ये डेथ रेट बढ़ता है तो पॉपुलेशन का साइज और डेंसिटी दोनों ही कम होंगी। तो दिस इज कॉल्ड रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। नाउ dispersal. Population size and population density of a given area changes from time to time due to movement of majority of individuals. अब हम बात करेंगे मूवमेंट की। बहुत से लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से दूसरी पॉपुलेशन में आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल। और डिस्पर्सल भी हम दो तरह से स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज इमिग्रेशन, entry of individuals from outside, and then emigration. This is departure of individuals from an area to outside. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं पॉपुलेशन 1 जहां से कि एमाइग्रेशन हो रहे हैं, बर्ड्स यहां से जा रही हैं, एंड दिस इज पॉपुलेशन 2 जहां पे बर्ड्स आ रहे हैं, तो उसे हम इमिग्रेशन कहेंगे। और एमाइग्रेशन से पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही कम होंगी, जबकि इमिग्रेशन से पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों ही बढ़ेंगी। Now, age distribution. It is the relative percentage of organisms of various age groups in the population. किसी भी पॉपुलेशन में जब हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी एज के आधार पे अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, उसे हम एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। नाउ एज ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स। प्री रिप्रोडक्टिव आर यंग इंडिविजुअल्स and potential source of increase in population. एज ग्रुप्स के बेसिस पे तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव, ये यंग इंडिविजुअल्स हैं और दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बहुत जल्दी प्री रिप्रोडक्टिव से ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव में जाएंगे और रिप्रोडक्शन करके इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन की को बढ़ाएंगे, जबकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप्स जो हैं, दे आर एज्ड पीपल एंड दे डू नॉट इंक्रीज द पॉपुलेशन। On basis of age distribution, populations are of three kinds. First are expanding population. This you can look here. This is the expanding population. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। Pre-reproductive individuals are more here. This is the yellow line showing pre-reproductive individuals. बहुत बड़ी लाइन है, सबसे ज्यादा है, ये ब्लॉक सबसे बड़ा है। They have high birth rate, they have low death rate. Indian population is young population as 31% are below 14 years. इस डायग्राम में एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव में कम हो रहे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में उससे भी कम हो रहे हैं। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ग्रो हो रही पॉपुलेशन है। हमारा जो देश है, इसीलिए हम इसको यंग पॉपुलेशन वाली कंट्री कहते हैं। नाउ स्टेबल पॉपुलेशन। प्री एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव are almost equal. They have equal births and death rate. They show zero population growth. ये आप देख सकते हैं, this is stable here. यहाँ पे जो प्री और पोस्ट लगभग बराबर पॉपुलेशंस हैं और बर्थ रेट और डेथ रेट भी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए इसमें जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है। दिस इज स्टेबल, दिस पॉपुलेशन इज नोन एज स्टेबल पॉपुलेशन। देन डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, दिस इज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हियर। द प्री रिप्रोडक्टिव एज मेंबर्स आर स्मॉल, दे हैव हायर डेथ रेट देन बर्थ रेट. Japan has aging population, they have more
दिस कंट्री हैज मोर ओल्ड मेंबर्स। ये आप देख सकते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो प्री रिप्रोडक्टिव एज मेंबर्स बहुत कम है, इसलिए रिप्रोडक्टिव फेज में कुछ ही लोग पहुंच पाएंगे, जबकि डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है। इसलिए ये जो पॉपुलेशन है इसे हम डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, खत्म हो रही पॉपुलेशन कहेंगे। जापान हैज एजिंग पॉपुलेशन। जापान इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। Now population growth, it is indicated by change in population density with time. It indicates whether population is flourishing or declining. हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी में समय के साथ जो परिवर्तन आ रहा है वो हमें पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी समय के साथ बढ़ रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और वो पॉपुलेशन फ्लोरिश कर रही है। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी समय के साथ कम हो रही है तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। It is determined by number of individuals added to the population by birth and immigration and number of individuals lost by death and emigration. ये स्पष्ट इस डायग्राम से हो रहा है। आप ये डायग्राम देखें, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये प्लस का निशान ये बता रहा है कि इमिग्रेशन से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है। नेटेलिटी, बर्थ रेट से भी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, जबकि एमाइग्रेशन से कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। इस तरह से मोर्टेलिटी, डेथ रेट से भी पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। तो दिस इज, आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। The population growth may be positive growth, negative growth, and zero growth or stationary growth. पॉपुलेशन डेंसिटी में जो परिवर्तन है उस आधार पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कह सकते हैं। इसको इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वल टू बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस एमाइग्रेशन। The growth of population can be expressed by formula NT equal to NO plus B plus I minus D minus E, where NT, it means final population size, NO means initial population size, then B for natality rate, D for mortality rate, I for immigration rate, E for emigration rate। तो इस तरह से इन सब की अलग अलग वैल्यूज को भर करके हम पॉपुलेशन ग्रोथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। Now population growth models. The growth models can be used to predict the growth of a population with time. There are two growth models. First is exponential growth. It is seen in habitat with an unlimited resources for the individual. Each species has the ability to realize fully its innate potential to grow in number, as Darwin observed in theory of natural selection. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को इस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये उस हैबिटेट में होती है जहाँ पे रिसोर्सेज, जिसमें फूड और स्पेस हम कह सकते हैं, ये अनलिमिटेड रहते हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो पूरी तरह से ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को अधिक बढ़ाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में भी यही कहा गया है कि बायोटिक पोटेंशियल
इंडिविजुअल शो करते हैं, दे हैव inherent capability to reproduce. Now, equation for exponential growth: dn by dt is equal to b minus d multiplied by n. Let b minus d equal to r, then dn by dt equal to r multiplied by n, where n is the population size, b birth rate, d death rate, r is the intrinsic rate of natural increase, also known as biotic potential. When n in relation to time is plotted in graph, it results in a J-shaped curve. This you can observe in diagram. It can be represented as, curve को आप समझ सकते हैं, this is population size, this is t for time, and now let us understand the equation. It can be represented as nt equal to NOERT, where nt is the population density after time t, NO population density at time 0, R intrinsic rate of natural increase, and E is the base of natural logarithm. This is the mathematical expression for exponential growth. And now let us understand this graph. In nature, populations may grow exponentially for some period, but they will ultimately be limited by resource availability. This is mass scale death, and it is called crash phase. You can understand here. This is the beginning where the populations just establish themselves, then they grow exponentially. This is high growth rate. They multiply number and then use all the resource here, and then this is the up to the full capacity, and then the system, then the habitat cannot support them, and there is mass scale death take place here. And now, for example, insect population which show increase in rainy season but disappear toward end of season. Similarly, very interesting example here, Arctic lemmings. This is a kind of rat which increase for 3 years, increase themselves for 3 years, eat all food available to them in 4th year at before summer, and then migrate towards sea in search of food, and then they get exhausted and die. So this is here crash take place, population crash take place here. So this is the example of exponential growth. Now, logistic growth. None of the populations have unlimited resources to support the exponential growth. जैसे हमने exponential growth में पढ़ा कि resources unlimited हैं, लेकिन real sense में कोई भी resource unlimited नहीं है. Populations with limited resources leads to competition among individuals for the resources. जब resources सीमित हैं तो पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में फूड और शेल्टर के लिए compete करते हैं. Eventually the fittest individuals will survive and reproduce. जो fittest individual होंगे वही survive करेंगे और reproduce करेंगे. Now, carrying capacity. It states that in a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible. ये इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई भी हैबिटेट है वो एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है, को ही फूड शेल्टर दे सकता है,
और उससे अधिक इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसको हम सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि एक 40 सीटर बस में 50 मैक्सिमम 55 लोग ही बैठ सकते हैं, उसके आगे इंडिविजुअल्स उसमें नहीं बैठ सकते हैं। तो वी कॉल दैट 55 इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हीकल। वही जो है हमारे नेचुरल हैबिटेट में भी वही है, उसमें भी एक लिमिटेड फूड शेल्टर प्रेजेंट है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन के लिए। तो दिस इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। A population growing in a habitat with limited resources exhibit initially a lag phase followed by phases of acceleration and deceleration, finally an asymptote when the population density reaches K. K is the carrying capacity. अभी हम ग्राफ में पढ़ेंगे कि जब एक पॉपुलेशन किसी हैबिटेट में ग्रो करती है जिसमें कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, शुरू में ग्राफ में हम समझेंगे लैग फेज, स्लो ग्रोथ का फेज रहेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन होगा, फास्ट ग्रोथ होगी, और उसके बाद फिर ग्रोथ धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, एंड फाइनली एसिम्प्टोट, एक स्ट्रेट लाइन उस कर्व को मीट करेगी जिसे हम एसिम्प्टोट कहेंगे। एंड व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो, ये एसिम्प्टोट जो है वो कैरिंग कैपेसिटी के, जहां पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी शो करेगी वहीं पे एसिम्प्टोट बनेगा। A plot of n in relation to time t results in a sigmoid curve and is also known as Verhulst for logistic growth. The logistic growth can be represented by the following equation. ये आप ग्राफ समझ सकते हैं। This is the carrying capacity and population size, carrying capacity. This is asymptote, and this is the lag phase. This is acceleration phase, then deceleration phase, and this is the asymptote, and this is K, carrying capacity. Now, it can be understood by the equation dn by dt equal to Rn K minus n divided by K. N is population density at time t. R is intrinsic rate of natural increase. K is carrying capacity. Since resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, the logistic growth model is considered a more realistic one. फिर वही बात हम कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो फाइनाइट हैं, डेफिनिट हैं, and they soon becomes limiting, and hence the logistic growth curve is a realistic growth curve. In logistic growth, a population's per capita growth rate gets smaller and smaller as population size approaches a maximum imposed by limited resources in the environment known as carrying capacity. जैसे ही एक लॉजिस्टिक ग्रोथ में एवरेज पर इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो कम होता जाएगा, जैसे ही पॉपुलेशन साइज जो है वो मैक्सिमम पहुंचेगा तो वो जो ग्रोथ रेट है वो धीमा होता जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते जा रहे हैं। एंड इसको हम, दिस इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी की वजह से ये जो पर कैपिटा ग्रोथ रेट है वो कम हो रहा है। इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो के अंत में पहुंच रहे हैं। तो मैंने इस वीडियो में हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस प्रयास से अवश्य संतुष्ट होंगे।
फिर भी मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।